नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट का भी चुनाव होने जा रहा है, जैसे कि बाकी 15 राज्यों की 56 सीटों पे होने जा रहा है। और जगत प्रकाश नड्डा जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए उसका चुनाव होने जा रहा है। अब इस सीट से कौन जाएगा, क्योंकि राज्य में सरकार अब कांग्रेस की है, जाहिर है कांग्रेस का विधानसभा के अंदर 40 सीटों के साथ बहुमत है। भाजपा के पास 25 सीटें हैं और 3 निर्दलीय हैं। लेकिन चर्चा छेड़ दी गई है कल से, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक चर्चा छेड़ी है कि सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, इन दोनों में से हम ऑफर करेंगे कि दोनों में से कोई एक राज्यसभा के लिए जाए हिमाचल प्रदेश से। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हाईकमान खुद तय करेगा कि किसने जाना है, किसने नहीं जाना है। वहीं इससे कहीं न कहीं प्रतिभा सिंह ने रास्ता रोक दिया है। अनंत शर्मा जो कि यहाँ से हर बार राज्यसभा जाते आए हैं और वो पिछले काफ़ी समय से राज्यसभा से बाहर हैं, कहीं से इलेक्ट नहीं है इस समय वो। उनका भी रास्ता बंद कर दिया गया है। विप्लव ठाकुर भी यहाँ से पहले से राज्यसभा में जा चुके हैं, उनका रास्ता बंद है। फिर वहीं 2 बड़े दिग्गज विधानसभा चुनावों में हारे हैं, ठाकुर कौल सिंह और आशा कुमारी। उनके भी कहीं न कहीं चांसेस थे कि उनको भी भेजा जाए, लेकिन दरवाजे बंद करने की कोशिश की जा रही है। एक चर्चा ये भी उठ रही है कि इस बार हो सकता है, जिस तरह से कांग्रेस के कई विधायक असंतुष्ट चल रहे हैं, तो उसको पूरी तरह से पक्का करके बुनाकर भाजपा भी राज्यसभा का प्रत्याशी इस चुनाव में उतारे। तो प्रदेश की परिस्थिति इस बार राज्यसभा चुनाव में क्या होगी? बड़े दिग्गज जाएँगे, प्रियंका जी जाएँगी तो ज़ाहिर है उनका तो घर भी शिमला में है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विवेक शर्मा जी भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम कौशल जी मुखिया प्रवक्ता हैं कांग्रेस कमेटी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम टिटवाली जी प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो आज हमारे साथ हैं। तो मैं थोड़ा-सा पहले विक्रम जी से जानना चाहूँगा। विक्रम जी, इस बार थोड़ी-सी परिस्थिति अलग हो रही है कि बड़े लीडरों को कांग्रेस पार्टी भेजना चाहती है। ज़ाहिर है प्रतिभा सिंह बोली हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई बात तो होगी कि उन्होंने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का नाम लिया है। क्योंकि अमेठी से जब राहुल गांधी पिछली बार हारे हैं, तो अब यूपी से चुनाव लड़ने की ज़हमत सोनिया गांधी भी नहीं इस बार लोकसभा में उठाएँगी और वो भी इलेक्टेड पॉलिटिक्स से बाहर जा रही हैं कहीं न कहीं। प्रियंका गांधी जी हिमाचल में घर है, हिमाचल का इलेक्शन उनके हाथों में रहा, सरकार उन्होंने बनाई और उनका दखल रहता है कहीं न कहीं। उनका भी ज़िक्र आ रहा है। लेकिन इससे प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हार गए हैं या जो जाना चाहते हैं, अनंत शर्मा जैसे बड़े चेहरे, वो भी चूक जाएँगे कहीं न कहीं। तो इससे क्या समीकरण उभरेंगे? जी, विक्रम देखो जी। सर, कांग्रेस के अंदर एक चीज तो है कि उनको अब नए नए हिसाब की राजनीति पर आ जाना चाहिए। अब उनको उनको शायद ये लगता है कि प्रियंका गांधी जो है वो उसका हिमाचल में घर भी है, और वो अगर यहाँ से राज्यसभा के लिए जाती हैं तो राज्यसभा में जो है वो एक एक मतलब एक लीडर उनको मतलब नए गांधी परिवार से मिल जाएगा रेगुलर। और सोनिया गांधी की जो सेहत है, शायद सेहत को लेकर भी कोई बड़ा वो है कि भाई प्रियंका ही आगे आए तो ज्यादा बेस्ट है। मुझे तो ये लगता है। और हिमाचल से प्रियंका का एक लगाव भी है, और खास जी, करके सुक्खू सरकार के साथ भी है। तो मुझे यही लगता है कि प्रियंका के ज्यादा चांस। जी। लेकिन प्रोटोकॉल की कहीं न कहीं राजनीति रहती है कि राज्यसभा का अगर वो मेंबर है, उसको कई सुविधाएँ भी होती हैं और बड़े नेता इसीलिए राज्यसभा में जाते हैं। हमेशा आपने देखा होगा। तो मुझे लगता है कि सोनिया जी के लिए भी वो शेल्टर कांग्रेस हाईकमान या वो खुद देना चाहते हों। सोनिया जी भी जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव इस बार स्किप करने जा रही हैं, बड़ी चर्चाएँ हैं। नहीं, एक चीज तो कांग्रेस को देखनी है, कांग्रेस हाईकमान को देखनी है कि अब प्रियंका को थोड़ा आगे करना है या नहीं करना है। राज्यसभा में उसकी मौजूदगी बनानी है कि नहीं बनानी है। चुनाव लड़ने को लेके जो है वो बहुत ज्यादा रिस्क कहीं से लेने वाली स्थिति कितनी है वो कांग्रेस जाने, उनको सारा पता है। पर मुझे लगता है कि राज्यसभा के नाते अगर वो दिल्ली में राज्यसभा में बैठती हैं तो कांग्रेस के लिए शायद उससे फायदा होगा उनको। देखिए, इस बार तेलंगाना और कर्नाटका से भी सीटें हैं राज्यसभा की। तो आनंद हम्म। शर्मा कहीं G23 के चक्कर में तो नहीं चूक रहे कि वो उनका रास्ता बंद करने के लिए पहले से बयानबाजी प्रदेश में शुरू करवा दी गई हो। क्योंकि G23 के वो साथी रहे हैं और राहुल विरोधी वो G23 बना था कांग्रेस के अंदर, उसी का भुगत रहे हैं आनंद शर्मा आज तक। कि वो दूर नहीं, बने हैं, वो राज्यसभा में भी उनको कहीं से पिछली बार भी नॉमिनेट नहीं किया गया।
वो ठीक है बात, वो बीच में कई चीजें ऐसी हुई हैं, पर मुझे लगता है कि अब हिमाचल से, वो देखो कई बार वो हिमाचल से राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए अब नए हिसाब से अगर कांग्रेस को सोचना है तो मुझे लगता है कि प्रियंका उनके लिए बेस्ट रहने वाली है। जी, चलिए प्रेम जी, वही सवाल आपसे है कि प्रदेश के नेता कहीं न कहीं इस बार राज्यसभा का स्वाद चखने से दूर रह जाएँगे आपके। जिस तरह से प्रतिभा सिंह जी ने खुद नाम उछाल दिया है, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी। तो क्या जो होगा? बड़े लीडर्स का क्या होगा जो चुनाव हार गए हैं लेकिन कांग्रेस के लिए उन्होंने ज़िंदगी लगा दी। अब उनको उम्मीद थी कहीं न कहीं, वो कहाँ जाएँगे आपके नेता? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल इस चर्चा में आप इसका जो दूसरा पहलू है उसका ज़िक्र कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह जी जी। ने जो कहा है, मैं बतौर मुख्य प्रवक्ता उनके इस बयान का और इस जो निमंत्रण उन्होंने सोनिया गांधी, प्रियंका जी को दिया है, उसका स्वागत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि अगर गांधी परिवार से कोई व्यक्ति जो है, कोई महिला जो है, वो हिमाचल प्रदेश के माध्यम से राज्यसभा में पहुँचते हैं। इस हिमाचल को बनाने में, हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में और हिमाचल का जो वर्तमान स्वरूप है, इस मुकाम तक हिमाचल को पहुँचाने में कांग्रेस का और नेहरू गांधी परिवार का अविस्मरणीय योगदान जो है वो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस परिवार के जो सदस्य हैं, चाहे सोनिया गांधी हैं, चाहे प्रियंका गांधी हैं, चाहे राहुल गांधी हैं, उनको किसी राज्य की सीमाओं में बांधकर नहीं देखा जा सकता। सोनिया गांधी के बलिदान को आप भूल नहीं सकते। सोनिया गांधी ने जिस तरीके से एक भारतीय नारी का जो हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में एक स्वरूप है, उसको किस तरीके से अपनाकर उस चीज को उन्होंने निभाया है। एक भारतीय नारी का एक स्तंभ बन के वो देश के अंदर उभरी हैं और उनका भी हिमाचल प्रदेश और देश की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अगर सोनिया गांधी हिमाचल से राज्यसभा में जाती हैं या प्रियंका गांधी यहाँ से जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है। और निश्चित तौर पर जहाँ कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ होगा, वहाँ हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को लेकर चाहे राज्यसभा में ही कोई जाए, तो वहाँ एक मजबूती से हमारा पक्ष रखने के एक बहुत मजबूत आवाज संसद के अंदर राज्यसभा में होगी। मैं प्रतिभा सिंह जी के इस बयान का स्वागत करता हूँ और मैं अपनी तरफ से भी सोनिया जी को और प्रियंका जी को निमंत्रण, प्रियंका जी क्योंकि अभी जवान हैं और बहुत सक्रिय और समझदार विजनरी लीडर हैं, उनके लिए बहुत सी ऑप्शंस हैं। वो देश के किसी भी कोने से कहीं से भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं और ये कहना गलत होगा कि सोनिया गांधी जो हैं वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर जाना चाहती हैं। वो भी इतनी बड़ी शख्सियत है कि जहाँ से भी लड़ेंगी जीतेंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें उनको एक आदर, मान, सम्मान, उनके त्याग, उनके बलिदान और पार्टी के लिए जो उनका योगदान रहा है उसको ध्यान में रखते हुए देने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ये सोनिया गांधी जी को निमंत्रण देती है कि वो हिमाचल प्रदेश से आकर जो है वो राज्यसभा का चुनाव लड़ें और राज्यसभा में हिमाचल के सांसद के तौर पर प्रतिनिधित्व करें और हिमाचल की जो समस्याएं हैं उनको उनके उनके प्रति एक बड़ी और बुलंद आवाज के तौर पर हमें अपना आशीर्वाद दें। जी, प्रेम जी, आनंद शर्मा बहुत बड़ा चेहरा है, थिंक टैंक में शामिल है, ठीक है, G23 में आ गए, कहीं ना कहीं उपेक्षित है, लेकिन अभी भी बड़ी समितियों में, चाहे हिमाचल को लेकर बनी है कांग्रेस की, चाहे नेशनल लेवल पे बनी है, उनमें वो प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। और उनको पिछली बार भी राज्यसभा में नहीं भेजा गया और लोगों को भेज दिया गया। इस बार भी अगर वो इग्नोर होंगे, हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाने में कहीं ना कहीं उन्होंने भी हाईकमान में बैठकर अपना योगदान दिया है और हो सकता है कि प्रतिभा सिंह ने पासा पहले फेंक दिया हो कि सुक्खू जी की चॉइस आनंद शर्मा जी को राज्यसभा में ना भेजा जाए, मैं पहले ही बैरिकेड एक खड़ा कर दूं। ऐसा तो नहीं है क्या? क्योंकि बड़ा अर्ली वेलकम हो गया ये। नहीं, अब तो फरवरी महीने में चुनाव का शेड्यूल जारी कर चुका है। वो है 15-16 दिन बाद नामांकन शुरू हो जाएंगे, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन वेलकम बड़ा अर्ली हो गया है।
आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति को मोड़ देना आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, ये मैं जानता हूँ। लेकिन इसमें जो वजह आप ढूँढ रहे हैं, मैं समझता हूँ वो वजह कहीं नहीं है। ये एक स्पष्ट सी बात है कि हिमाचल प्रदेश गांधी परिवार का ऋणी है। हिमाचल प्रदेश को, जैसे कि मैंने कहा, बनाने में और यहाँ तक पहुँचाने में इस परिवार की बहुत बड़ी भूमिका और योगदान रहा है। सोनिया जी हम सबके लिए बहुत आदरणीय हैं। इसमें आनंद शर्मा और सोनिया जी का आपस में कोई जिस तरीके से आप इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसी कोई धारणा नहीं है, ऐसा कोई विचार नहीं है, ऐसा कोई मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि अगर सोनिया जी या गांधी परिवार से कोई व्यक्ति, कोई महिला राज्यसभा में, हिमाचल विधानसभा जो है उसके माध्यम से जाते हैं, तो हमारे लिए गौरव की बात होगी और हिमाचल को प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र के अंदर एक बहुत बुलंद, मजबूत और बड़ा चेहरा मिलेगा। जी, विवेक जी, आपकी पार्टी में कहीं न कहीं जब से राज्यसभा के चुनाव अनाउंस हुए हैं, एक चर्चा चल रही है कि कैंडिडेट दिया जाए या ना दिया जाए। एक चर्चा चल रही है कि कैंडिडेट हम दे के इस बार टेस्टिंग ज़रूर करेंगे कि क्योंकि कांग्रेस के अंदर कुछ विधायक असंतुष्ट चल रहे हैं, वो बैठकें कर रहे हैं, भाजपा के संपर्क में भी आ रहे हैं। पिछले कल ही हम चर्चा कर रहे थे उन विधायकों के बारे में अपने इसी चैनल पे, और वो कुनबा अब धीरे-धीरे बढ़ता नज़र आ रहा है। तो उस तरफ भाजपा देख रही है कि अगर वो कुनबा एक अच्छा नंबर बना लेता है, तो हम अपना कैंडिडेट उतार के कांग्रेस की जो अंदर की लड़ाई है उसको जग जाहिर कर दें। ऐसा क्या चल रहा है आपके के पार्टी में समय? कहीं न कहीं चर्चाएँ बहुत हैं। डॉक्टर साहब, जो विषय आप ले रहे हैं, मैं थोड़ा-सा उससे हट के आपसे बात करना चाहता हूँ। जी, जी। मुझे लगता है कि ये जो प्रत्याशी का विषय है, चाहे वो कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है, ये भीतर का, संगठन के भीतर का विषय है कि उन्होंने किसको प्रत्याशी बनाना है, किसको प्रत्याशी नहीं बनाना है। लेकिन हम थोड़ा-सा अगर पूर्व का इतिहास देखें, मुझे लगता है कि राज्यसभा को जब हम देखते हैं, तो राज्यसभा को सामान्य जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उससे थोड़ा हटकर देखने की आवश्यकता है। जो सबसे पूर्व तो जो राज्यसभा है, ये पुनर्निरीक्षण करने की एजेंसी है। जितने भी नीचे से हमारे जितने भी बिल जाते हैं, उन्हें वो पुनर्निरीक्षण करने की उनके पास अधिकार क्षेत्र होता है, और राज्यसभा लोकप्रियता के आधार पर नहीं, बौद्धिक क्षमता के आधार पर काम करती है। ये दो चीजें मुझे लगता है बड़ी स्पष्टता से समझने की आवश्यकता है। दूसरा विषय रहा कि अब तक जो हमारे यहाँ से लोग राज्यसभा में गए, उनके क्या योगदान रहे। मैं आपके सामने बड़े संक्षिप्त मोड में दो उदाहरण रखना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में 2003 में एक औद्योगिक पैकेज आया था। ये आया था 10 साल के लिए, 2003 से 13 के मध्य। सरकार चली गई, आनंद शर्मा जी उस समय वाणिज्य व उद्योग मंत्री थे, और 2007 में ही हमारा ये टर्न डाउन हो गया। जो हमें 10 साल के लिए मिला था, वो 13 तक रहना था, और 7 से के मध्य ही वो समाप्त हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ से जाए, वो हिमाचल के हको हकूक की रक्षा करे, उनके अधिकारों की रक्षा करे। जबकि जब हमारे यहाँ से माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी राज्यसभा में गए, तो मैं उनके अगर काम गिनाने लगूं तो मैं पूरा 1 घंटा बोल सकता हूं, लेकिन संक्षिप्त में कहूं तो बिलासपुर का एम्स कह लीजिए, चंबा, नाहन, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज कह लीजिए आप, ऊना का पीजीआई कह लीजिए, बिलासपुर का हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कह लीजिए, नाहन का आईएमएम कह लीजिए, ऊना का सैटेलाइट सेंटर कह लीजिए, या शिमला में ही आपका जो अभी इनके के समक्ष एक अटल बिहारी इंस्टीट्यूशन बना है, वो कह लीजिए। उन्होंने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया, और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के किया। उसके बाद जो पार्टी के अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बनने के पश्चात व्यक्ति की आस्थाएं, निष्ठाएं और कार्य पद्धति बदल जाती है, लेकिन उसके पश्चात भी उन्होंने 1781 करोड़ रुपया आपदा राहत में प्रदेश सरकार को दिया है। वो कम था, ज्यादा था, वो एक अलग डिबेट का हिस्सा है। लेकिन वो जब भी आए, उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री हो, उन्होंने प्रदेश को, प्रदेश के अधिकारों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हम ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश से जो भी व्यक्ति राज्यसभा में जाए, वो हिमाचल की मूलभूत व्यवस्था, यहाँ की भौगोलिक, यहाँ की राजनीतिक और यहाँ की समस्याओं को समझे और उसमें अपना योगदान व सहयोग दे। खाली आप अपनी सुविधाओं के लिए राज्यसभा का उपयोग करें, ये अत्यंत शर्मिंदा का माध्यम है, हम ऐसा मानते हैं।
जबकि मैं बोलना नहीं चाहता, ये विषय हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, जबकि 1991 से 2019 तक 28 वर्ष इस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा में रहे, 28 वर्ष। और असम की क्या स्थिति है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की शान के खिलाफ हम कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वो भारतवर्ष के नेता नहीं है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उनको बहुत ज्यादा भौतिक है, हम तो उनके चरणों के समान भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी राज्यसभा बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, उसे हमें बड़ी संजीदगी से लेने की आवश्यकता है, मेरा ये मानना है। रहा प्रश्न इस बात का कि कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाएगी, किसको नहीं बनाएगी, मुझे लगता है बहुत इट विल बी टू अर्ली कि हम कमेंट करें। लेकिन एक जो नाम इसमें उभर के आ रहा है वो आ रहा है माननीय प्रियंका गांधी जी का। मैं प्रियंका गांधी जी एक राजनीतिक परिवार की बेटी हैं और एक धनवान परिवार की पुत्रवधू हैं, और वो हिमाचली बनी है 118 को एग्जम्प्ट करते हुए, और जो घर उन्होंने बनाया है वो घर नहीं, वो रिजॉर्ट है, लेकिन फिर भी वो आए, उनका स्वागत है। हम कहते हैं कि कम से कम 1500 रुपए का भी उनको हिसाब देना होगा, और 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल में होने के पश्चात वो प्रदेश के 1 साल का जो जश्न मना रही थी कांग्रेस, उसमें वो क्यों नहीं गई, इसका भी उनको जवाब देना होगा। इस तरह के अनेक प्रश्न हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। अभी प्रत्याशी किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये सब राजनीतिक संगठनों के भीतर का विषय है। रहा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की, हम भी पूरी नजर बनाए बैठे हैं। देखिए, हम राजनीतिक प्राणी है, कोई साधु संतों का टोला तो हमारे यहाँ भी नहीं है। हम देखेंगे हमें क्या करना है, और समय आने पे हम करेंगे भी, क्योंकि हमारे यहाँ दो बातें बड़ी हम स्पष्टता से रखना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर माननीय जयराम जी का राजनीतिक परिपक्वता और बिंदल जी की संगठनात्मक कुशलता और हमारे कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता, जब ये तीन चीजें एक सूत्र में बंध जाएंगी तो वो हो जाएगा जिसकी ये अपेक्षा नहीं करता कोई भी। ये हम नहीं कहते, ये पूरा हिमाचल प्रदेश कहता है। और आपके माध्यम से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम बहुत ज्यादा उग्र भी नहीं है और बहुत ज्यादा हम शालीन भी नहीं, इतना ही कहना है। जी टटवालिया जी, दो बातें उभर के आई हैं कि एक तो नजर बनाए हुए है बीजेपी, हो सकता है कैंडिडेट दे भी दे। आपको याद होगा बीजेपी एचवीसी गठबंधन के समय में क्रॉस वोटिंग कांग्रेस ने कर दी थी, कांग्रेस के 2-3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग तक भी कर दी थी। ठीक है, अब वोट दिखाना पड़ता है जो एजेंट नियुक्त होता है, लेकिन उस बाईपास करने के कई तरीके हैं, क्योंकि विधानसभा की तरफ से कार्रवाई होती नहीं है। इस मामले में बड़ा स्पष्ट है, पार्टी अपने स्तर पे कर सकती है कार्रवाई कि अगर क्रॉस वोटिंग किसी ने की है, पार्टी उनको पार्टी से निकाल दे, लेकिन वो अनअटैच मेंबर फिर भी रहेंगे। और कुछ विधायक इतने समय कांग्रेस के अंदर परेशान है कि वो कांग्रेस से मुक्ति चाह रहे हैं, और 2 विधायकों ने, राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा ने तो कांग्रेस के हाथ से किनारा कर लिया। उनकी किसी भी पोस्ट पे, किसी भी झंडे पे, बैनर पे, कहीं भी हाथ का निशान कांग्रेस का कहीं नहीं है। आप हमीरपुर में आप राजेंद्र राणा का देख सकते हैं, मैं भी धर्मशाला गया था कुछ दिन पहले, वहां सुधीर शर्मा के पोस्टरों में कहीं भी हाथ ही नहीं है, हाथ ही गायब कर दिया गया है। उनकी दिल्ली की पोस्टिंग पे वो कर दिया गया। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि ये कुनबा बढ़े और भाजपा इसका प्रयोग कर ले, ये संभावना कितनी है टटवालिया जी? देखो पथरिया जी, एक चीज तो है कि कांग्रेस के अंदर जो कुछ इस वक्त चल रहा है, कांग्रेस के अंदर पहले भी चलता रहा है इस तरह का, अपने लोगों को ठीक जगह पे बिठाने के लिए जिनको ठिकाने लगाना है उनको ठिकाने लगाना है, अब भी चल रहा है, अब भी एक लाइन है, उस लाइन पे चला जा रहा है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, अब राजेंद्र राणा की बात ले लीजिए, सुधीर साहब की बात ले लीजिए, दोनों बड़े संसदीय क्षेत्रों से हैं। अब इनमें क्या है कि राजेंद्र राणा अपने हिसाब से ठीक हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े दिग्गज को हराया है। वो चाहते थे शुरू से ही, उनकी कंस्टिट्यूंसी के लोग भी चाहते थे, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां वो सर कांग्रेस जाने की क्या है कि किस लिए नहीं उनको कैबिनेट में बनाया, और सुधीर को किस लिए नहीं बनाया। पर अब मुझे ये लगता है कि ये जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें बीजेपी तो कैंडिडेट देगी अपना। क्रॉस वोटिंग का पहले भी रहा है रिवाज जी, और बीजेपी यही चाहती है कि कहीं ना कहीं से क्रॉस वोटिंग हो जाए, और वो कितनी होती है, कितनी सार्थक होगी नहीं होगी, पर
अंदर अंदर वो छोड़ने का प्रयास तो करेगी, मेरा अपना ये मानना है, और ये चीज होनी है। बीजेपी चाहती है कि एक्सपोज एक बार कर दिया जाए, जो इनकी इंटरनल लड़ाई है वो एक अच्छा मंच दिख रहा है, लॉन्च पैड दिख रहा है उनको राज्यसभा का। लेकिन खड़गे साहब अभी आ रहे हैं, शायद 11 को आ रहे हैं। जी अब खड़गे साहब मतलब कांग्रेस के इन जो नाराज तबका है उसको क्या कर पाएंगे, वो भी नजर है जी। मेन चीज तो वही है। अभी तो मैं देख रहा था हमीरपुर में एक बैठक हुई इनकी कांग्रेसियों की, कोई लोकसभा लेवल की, उसमें कुलदीप कुमार पूर्व मंत्री यहाँ आए थे, प्रभारी हैं वो हमीरपुर पार्लियामेंट के। लेकिन उस बैठक में मतलब अगर ब्लॉकों के 3 या 4 लोग पहुंचे मुश्किल से, 2 जिलाध्यक्ष आए और कुल मिला के 19 से 24 लोग थे, 19 लोग थे मेन, और बाकी 4-5 लोग और थे, वो गिनती के थे या क्या थे मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ऐसे बैठकें होंगी तो कांग्रेस के अंदर जो वरिष्ठ लोग थे हमीरपुर पार्लियामेंट के, वो तो पहुंचे ही नहीं कोई भी, तो फिर कांग्रेस के अंदर हो क्या रहा है? बिल्कुल प्रेम कौशल जी बता पाएंगे उसके बारे में ठीक से। जी कौशल जी, हमीरपुर मुख्यमंत्री का अपना जिला, और पार्लियामेंट के प्रभारी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार जी आते हैं, और 2-3 लोग और टोटल 19 लोग शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में भी कांग्रेस में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है। इसका मतलब जाहिर है भाजपा को बड़ा मुद्दा मिलेगा इससे। पहले तो मैं विवेक जी ने कुछ बिंदु प्रस्तुत किए, उन पे चर्चा करना चाहूंगा। कांग्रेस में आप भी कह रहे हैं कि कुछ विधायक नाराज हैं, ये पार्टी के भीतरी मामले हैं। नाराजगियां हमेशा से हर दल में चलती रहती है। मुझे याद है कि प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी और 4 वरिष्ठ मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफे दे दिए थे। 3 विधायक खुले तौर पर बगावत कर गए थे, और उन इस्तीफों उस बगावत के चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो धूमल साहब के नेतृत्व में चल रही थी अल्पमत में आ गई थी। लेकिन उसके बावजूद वो विद इन पार्टी मैटर्स थे, पार्टी ने उनको सेटल किया और इनकी सरकार 5 वर्ष चली। तो ये जो छोटे मोटे हमारे कहीं कोई मतभेद हैं, कोई नाराजगियां हैं, ये हमारे परिवार के मसले हैं। कई बार बाहर भी चले जाते हैं, जब बर्तन खड़कते हैं तो उनकी आवाज पड़ोस में भी सुनाई दे जाती है। तो ये मसले हल हो जाएंगे। बीजेपी के मन में जो लड्डू फूट रहे हैं वो लड्डू इनको मिलने वाले नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने नड्डा जी की बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जो थी उपलब्धियों की गिना दी। पार्टी के प्रवक्ता हैं और मैं समझ सकता हूँ इनकी मजबूरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनके, तो उनको मक्खन लगाना और उनकी तारीफ करना, उनकी प्रशंसा करना इनकी मजबूरी है विवेक जी की। मैं समझ सकता हूँ एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य होने के नाते। ये जो एम्स की बात विवेक जी आपने की है, मैं कहूंगा कि मेरे साथ बात करते करते आप अनुराग जी से बात कर लें टेलीफोन के ऊपर या SMS करके, उनको पूछ लें। वो तो कहते हैं कि एम्स जो है वो मैंने बनवाया है। इस एम्स के बनाने को लेकर अनुराग में और JP नड्डा में भयंकर एक बयानबाजी जो है अखबारों के माध्यम से पूर्व में होती रही है। ये अलग बात है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ये अलग बात है कि अब JP नड्डा जी जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जो अनुराग जी हैं उन्होंने अपने होंठ छीन लिए हैं। तो ये जो काम आप उनके खाते में डालने का प्रयास कर रहे हैं, आपको समय मिलेगा, मुझे बोलने दीजिए। जी अभी है जो काम आप नड्डा जी के खाते में डाल रहे हैं ना, उनको लेके तो भारतीय जनता पार्टी में ही एक राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई कहता है मैंने कराया, कोई कहता है मैंने कराया। जितने मेडिकल कॉलेजेस हिमाचल प्रदेश में खुले हैं, 1% योगदान उनके खुलने में ना नड्डा का है ना अनुराग ठाकुर का है। वो UPA सरकार की देन है, उसके ऊपर कई बार चर्चा हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स दिखा चुका हूं मैं उसके अंदर। तो ये राज्यसभा में जाके नड्डा ने कौन सा तीर मारा है, ये सारे हिमाचल प्रदेश के लोग जाते हैं। JP नड्डा ने सिर्फ हिमाचल प्रदेश को एक राजनीतिक भूमि के तौर पर इस्तेमाल किया है। JP नड्डा का तो मैं धूमल जी का तो फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ के विकास में योगदान थोड़ा बहुत है, लेकिन जगत प्रकाश नड्डा का शून्य योगदान है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर मजबूत करने में, सुदृढ़ करने में और आगे ले जाने में JP नड्डा ने सिर्फ एक राजनीतिक
भूमि के तौर पर जो है हिमाचल प्रदेश का इस्तेमाल किया है। और ये आप कांग्रेस पार्टी में लड़ाई की बात कर रहे हैं, आप भूल गए जिन जेपी नड्डा की आप तारीफ कर रहे हैं वो किन हालात में हिमाचल प्रदेश से तड़ीपार किए गए, अपने मंत्री पद से इस्तीफा देकर जो है वो किन परिस्थितियों में केंद्र की राजनीति में गए थे। ठीक है, और वो माला जपने में और घंटी बजाने में मशहूर है, वो मोदी नाम की माला जपते रहे, जो भी केंद्र में मंत्री रहे उनकी माला जप जप के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गए। कितनी है ये हिमाचल प्रदेश के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे तिलकराज जिनको प्यार से तिलकू बोलते हैं, 10,000 से ज्यादा मतों से जेपी नड्डा को बिलासपुर में विधानसभा चुनाव में वो पराजित कर चुके हैं। तो ये जो राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है, किसको उम्मीदवार देंगे ये हमारी पार्टी का प्रेरोगेटिव है। भारतीय जनता पार्टी का स्वागत है। अगर आप वहां प्रत्याशी उतारना चाहते हैं आप उतारे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक बात आपने और कही कि भाजपा के कार्यकर्ता बिंदल, जयराम सारे मिलके पता नहीं कौन सा कमाल कर देंगे। भाई आपसे जानना चाहता हूँ, पीछे जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तब क्या इन लोगों में तालमेल नहीं था? बिखरे हुए थे, लड़ रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप माला के मोती थे। उसको पिरो दिया गया एक माला में, मजबूत हुई है माला। इनका ये ऐसा है प्रेम कौशल जी को मैं अभी लड्डू भी खिलाता हूँ, और इन्होंने जितना ज्ञानवर्धन नड्डा जी के विषय में किया, अगर उसका 10% अनंत शर्मा जी के बारे में कर देते तो शायद अपनी पार्टी का बेहतर तरीके से पक्ष रख पाते। इनको ये बता ही नहीं पाए कि अनंत शर्मा का भविष्य क्या है और पूर्व क्या रहा और वर्तमान क्या होगा। छोड़िए, मेरे हाथ में नहीं है। कौशल जी लड्डू खाइए, मैं आपको लड्डू खिलाता हूँ। सोलन की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारे पास 7 पार्षद हैं और आपके पास थे 9 पार्षद और 1 निर्दलीय है। जब चुनाव प्रक्रिया हुई तो हमारा 1 पार्षद था नहीं, हमारे 6 पार्षद थे और हमारी जो उप महापौर है उसको 12 वोटें पड़ी हैं, और उसमें आपके मंत्री होते भी उसमें इन्वॉल्व थे, आप वो भी वोटर थे। आप ये छोड़ दीजिए, जिसको हम कर्मठता बताने आते हैं ना, जयराम जी हमारे कार्यकर्ता बताने आते हैं, उसको हम दिन में तारे दिखा देते हैं। आप तो लड्डू की बात कर रहे हैं, हमने अभी तारे बात करते हुए आपको हम तो बता रहे हैं, हमने सोलन नगर निगम में 6 पार्षदों के बाद 12 वोटें लेकर के अपना उप महापौर बनाया है। और आप तो एक आदत बन गई है प्रेम जी, और उसी से हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बातें उठ रही हैं, जो बातें हम तक पहुंचती है हमारा विषय बनता है चर्चा का। और संतुष्ट विधायकों का जो कुनबा बढ़ रहा है, भाजपा उसका लाभ उठाकर एक बार एक्सपोज करके सरकार को कमजोर करना चाहती है हिमाचल गवर्नमेंट को, ये है। और अनंत शर्मा जैसे लोग तो दूर रहेंगे, उसके लिए तो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, क्योंकि सुक्खू जी चाहते हैं कि नंद जी जाएं, लेकिन ऐसा नाम डाल दिया प्रतिभा सिंह ने, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, वो तो फिर सर्वोसर्वा है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने नाम ही ऐसा ले दिया, सुक्खू जी को भी मान दिया उन्होंने कहीं ना कहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का स्वागत है। भाजपा अगर प्रत्याशी अपना उतारना चाहती है उतारे, इनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। नगर निगम सोलन में आपका प्रधान बने, उसकी आपको बधाई हो, लड्डू आप खाइए, हम कभी मिलेंगे तो हम भी खा लेंगे आपसे, है ना। वैसे तो मैं डायबिटिक हूँ, लड्डू वगैरह में खाता नहीं हूँ, पर फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी अगर हम प्रत्याशी उतारेंगे तो केवल जीतने के लिए उतारेंगे, अन्यथा उतारेंगे नहीं, ये आपको सुनिश्चित कर दें। मुझे पता है आप नहीं उतारेंगे जी। नहीं, चलिए वो तो पहले वो तय करेंगे कि हमारा निशाना सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां कल से शुरू हो गई हैं, कुछ बड़े नेताओं से मेरी चर्चा हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ पक रहा है। जब पूरी तरह से श्योर हो जाएगी बीजेपी तभी उतारेगी प्रत्याशी, ऐसे नहीं उतारेगी, क्योंकि इस तरह के कई चीजें हैं। डटवालिया जी, एक बात हुई, कहा इन्होंने कि हिमाचलियत कहीं ना कहीं राज्यसभा में झलकनी चाहिए, तो भाजपा का सीधा सीधा यही कहना है कि प्रियंका सोनिया क्यों, हिमाचल का कोई कांग्रेस का लीडर जाए ना, क्यों जाए वो, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, हिसाब खड़े हो जाएंगे प्रियंका गांधी के आगे, क्योंकि हिसाब ऐसे हैं कि प्रियंका गांधी ने 10 गारंटियां बड़े जोर शोर से डंके की चोट पे की, उनमें हम 2-3 गारंटियों के आसपास पहुंचे हैं, बाकी कहीं दिख नहीं रही हैं, ठीक है। और तीसरा इन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद का सबने सवाल उठाया कि योगदान क्या रहता है
अनंत शर्मा जी की बात की, उनकी सांसद निधि कौन बांट रहा कोई पता नहीं, वो शिमला के आसपास ही घूमती रही, ठीक है, कोई बार रहे वो राज्यसभा सांसद। जेपी नड्डा जी की सांसद निधि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में घूमती रहती है, ठीक है, जबकि सांसद पूरे हिमाचल प्रदेश का चुना जाता है। हालत ये है, हिंदू गोस्वामी कांगड़ा तक सीमित हो गई है, ठीक है। आपके वो क्या नाम है, वीसी रहे हैं पुराने नदौन से, जो राज्यसभा में भेजे हैं, ठीक है। हाँ जी, सिकंदर जी, ठीक है, सिकंदर जी हमीरपुर और थोड़ा सा ऊना की तरफ बढ़े हैं, तो इनकी जवाबदेही कोई नहीं होती, इनका योगदान कोई नहीं होता, और ये बात क्या रखते हैं। विप्लव जी का भी यही हाल रहा, क्योंकि कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाता राज्यसभा में, परफॉर्मर चाहिए इस बार, उसकी जरूरत है दोनों पार्टी। परफॉर्मर होगा कौन? बिल्कुल, ये सवाल है। पहले तो वो भी परिभाषित होना चाहिए ना, परफॉर्मर होगा कौन जी। देखो, विवेक जी ने भी बातें करी, उन्होंने भी गिनाए, अपनों के सब कुछ गिनाया जी। प्रेम कौशल जी ने भी गिनाया। इशू ये है कि यहाँ तो नेताओं को खपाने का काम हो रहा है ना। बिल्कुल, उनको उनके लिए कुर्सी तलाशी जा रही है कि उनके तो कुर्सी खाली हो रही है, दोबारा उनको कुर्सी पे बिठाया जाए, ये हो रहा है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस राज्यसभा में भेज दिया, ठीक है, लेकिन इशू ये है कि क्या हिमाचल में कोई और जाने वाला नहीं है? क्या हिमाचल का कोई और नेता नहीं है? इशू तो वो है, वो महिला है, वो एनर्जेटिक है, ठीक है, उसको भेज के भेजना चाहते हैं, ये भेजेंगे। लेकिन ये जो बीजेपी का भी जो बीजेपी जो पका रही है इंटरनल, अब वो भी तो देखने वाली बात होगी ना। बिल्कुल, क्या पका रही है वो, सही बात है। डॉक्टर साहब जी प्रेम जी, मैं एक धन्यवाद करना भूल गया विवेक भाई का, मैंने धन्यवाद करना इनका। इनकी पूरी पार्टी ऊपर से लेके नीचे तक, प्रधानमंत्री से लेके ब्लॉक अध्यक्ष तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह को सब मौनी बाबा कहते रहे हैं आज तक। और जितना उस नेक, शरीफ और बुद्धिजीवी आदमी का अपमान भारतीय जनता पार्टी करती रही है, वो अपने आप में इतिहास है। लेकिन विवेक जी ने आज उनको पूरी विश्व की एक बड़ी शख्सियत कह के संबोधित किया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और सावधान भी करता हूँ कि देखना कहीं आपकी पार्टी के लोग आपके खिलाफ कोई एक्शन ना ले लें ऐसा करने के लिए। और दूसरी बात जो ये राज्य की बात कर रहे हैं कि प्रदेश से इसको कोई भारतीय जनता पार्टी मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी और आप सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और गांधी परिवार को तो आप किसी प्रदेश की सीमाओं में बांध ही नहीं सकते। ये तो इतनी बड़ी शख्सियतें हैं, इनका इतना बड़ा योगदान इस देश और प्रदेश के लिए है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के एक नेता को, जिनका मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूं, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में भेजा जा चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे जो चोर मचाए शोर वाली राजनीति जो कर रही है वो चलने वाली नहीं है। चलिए विवेक जी, जल्दी विराम कर दीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का इन्होंने विषय उठाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई अपमानित शब्द उनके लिए उपयोग नहीं किया। उनको जब भी अपमानित किया है तो उनको गांधी परिवार ने अपमानित किया है। चाहे आपके राहुल गांधी ने उनके अध्यादेश फाड़े हों, तो आत्मचिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। रहा प्रश्न मेरी पार्टी ने मुझे यहां अगर बिठाया है तो इसीलिए बिठाया है कि मैं इस योग्य हूं, अन्यथा ऐसे नहीं भेजती पार्टी। और मनमोहन सिंह की हमने कभी ये अपशब्द इस्तेमाल किए हैं आपके राहुल गांधी ने या आपकी प्रियंका गांधी ने, और व्यवहार किया है आपकी सोनिया गांधी ने, जो जग जाहिर है और समाचार पत्रों से लेकर के वीडियोस तक अवेलेबल हैं, जहां पर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को विराम देते हैं। बिल्कुल, चलिए चर्चा को विराम देते हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे कि राज्यसभा की सीट के लिए किया है प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का। वहीं अनंत शर्मा जो इस उम्मीद में थे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके राजनीतिक शागिर्द भी रहे हैं, उनके साथ काम भी किया है, और वो एक बड़े वेल विशर रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली के अंदर, और उनको मुख्यमंत्री बनाने में उनकी भी एक बड़ी भूमिका रही है। लेकिन अब वो राज्यसभा से चूक जाएंगे। इसके अलावा
ठाकुर कौल सिंह, विप्लव ठाकुर, आशा कुमारी, बड़े चेहरे और भी कई नाम हैं, वो शायद कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह ने पहले ही बयान डाल के बांध दिए हैं। अब देखना यह है कि हाईकमान किसको भेजता है। वहीं बीजेपी तैयारी कर रही है कि वो देख रही है कि पहले हम पुख्ता कर लें कि कितने असंतुष्ट विधायक हैं, क्रॉस वोटिंग कौन कर सकता है, कैसे करवाई जा सकती है, अगर वोटिंग नहीं कराई जा सकती है तो कैसे गैर हाजिर किया जा सकता है कांग्रेस के विधायकों को उस दिन, वोटिंग के दिन। तभी बीजेपी भी कैंडिडेट देने की सोच रही है। इस समय काफी बैठकें चल रही हैं, पिछले कल से ही चर्चा शुरू हो गई है और नेता लोग आपस में विचार विमर्श भी कर रहे हैं। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।